हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है एक बार वापस आपका बीकॉम पार्ट सेकंड की मैनेजमेंट क्लासेस के अंदर। जी हाँ, तो बीकॉम पार्ट टू में मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था और पहली क्लास में हमने बातें करी थी कि मैनेजमेंट बहुत ही बेसिक रहेगा आपके लिए और बहुत ही फंडामेंटल से स्टार्ट होगा। वही सारे बातें होगी जो क्लास नंबर 12th में आपने पढ़ा था। वही बीएसटी है, वही सब कुछ है और जो पहला क्वेश्चन आज का है वो भी सेम है। सारी बातें सेम रहेगी, लेकिन जो चीज़ चेंज हो गई है वो चीज़ ये है कि आपका बोर्ड बदल गया है। पहले आप पढ़ रहे थे स्कूल के लिए, अब आप पढ़ रहे हैं कॉलेज के लिए। स्कूल कॉलेज स्कूल से बड़ा है तो लिखने का तरीका भी अलग होगा, जो कि हमने पहले ही बात कर रखी है। अगर सेम क्वेश्चन जो पहले आता था उस क्वेश्चन को लिखने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। कारण क्या है? कारण है आपके मार्क्स। 12th में आपने 6 नंबर 7 नंबर से बड़ा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, यहाँ पे आपके पास 20-20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो आंसर आप 7 नंबर में लिख कर आ रहे थे वो आंसर आप 20 नंबर में लिख कर आएंगे। तो एक्सपेक्ट ही मत करिएगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और यही कारण है कि बच्चों के थ्योरी में मार्क्स कम रह जाते हैं, बिकॉज वो उसी तरह आंसर लिख कर आते हैं, वो अपने आप को पैटर्न चेंज नहीं कर पाते। वो स्कूल में ही रह जाते हैं, कॉलेज लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। आप यूनिवर्सिटी में है, विश्वविद्यालय का आंसर लिखने का तरीका अलग होता है, और किस तरह आंसर लिखा जाएगा और कैसे हमें लिखना है और क्या लिखना है, दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। बच्चों को ये जरूर पता रहता है कि क्या लिखना है, बट उन्हें ये नहीं मालूम कि कैसे लिखना है, और इसी कारण उनके मार्क्स कटते हैं। हम पहले देखेंगे कैसे लिखना है और फिर बात करेंगे कि हमें क्या लिखना है। बिकॉज ज्यादा जरूरी ये है कि हमें चीजों को किस तरह परोस के सामने देना है। जितने अच्छे से आपने सामान परोसोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। कचरा करके दोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज 10 लाख कॉपी उसके सामने रहती है और सब कॉपीज में आंसर सेम ही रहने वाला है। अगर आपसे प्रबंध के सिद्धांत पूछ लिए जो कि 14 है नंबर के अंदर, वो सब सेम है, सब सेम लिखने वाले हैं, तो आपको नंबर क्यों मिलेंगे? और फिर आपने खराब राइटिंग में और लिख दिया, आपने उसको प्रेजेंट भी नहीं किया, तब तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। और फिर आप ये सोचते हो कि पूरा पूरा लिखा फिर भी मार्क्स नहीं मिले, रिवेल लगा देता हूँ, रिवेल में 4 नंबर बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि थ्योरी में मार्क्स आने वाले नहीं है। तो उन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए, थ्योरी के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम ये प्रॉपर सेगमेंट लेकर आए हैं, जहाँ पे कि हम ना कि सिर्फ आंसर्स बल्कि आंसर्स को लिखने का प्रॉपर तरीका भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट को। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध क्या है, प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो प्रबंध आपको पता है, मैनेजमेंट का मतलब चीजों को मैनेज करना, मैनेजर किस तरह दूसरों से काम करवा दे, उसको हमने क्या कहा, मैनेजमेंट। मैनेजर खुद काम नहीं करेगा, वो दूसरों से काम करवाएगा, और दूसरों से काम करवाना एक बहुत बड़ी आर्ट है। जिसने इस आर्ट को सीख लिया वो कौन हो गया, मैनेजर हो गया। अब क्योंकि दूसरों से काम करवाना इतना आसान नहीं है, इसलिए फ्योल ने कुछ सिद्धांत दिए थे। फ्योल कौन, आपके मैनेजमेंट के फादर, फादर ऑफ मैनेजमेंट आपके हेनरी फ्योल हैं। उन्होंने वो सिद्धांत दिए कि ये 14 सिद्धांत है, इनके थ्रू अगर एक मैनेजर काम करेगा तो वो प्रॉपरली काम अपने वर्कर से करवा सकता है या प्रॉपरली अपने वर्कर से काम को निकलवा सकता है। तो उन प्रिंसिपल्स की हम व्याख्या करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन को लिखना कैसे है, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, अपने आप में काफी बड़ा क्वेश्चन है। 14 प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं, आराम से आपके 7 पेजेस फिल होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है कि आप मैनेजमेंट को समझा रहे हैं, आप फ्यूल को समझा रहे हो, आप मैनेजमेंट के कैरेक्टर्स को समझा रहे हो। इतना बहुत करने की यहाँ पर नीड नहीं है, बिकॉज ऑटोमेटिकली हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर कंटेंट की कमी हो तो हम वो सामान करेंगे। तो सबसे पहले वही आप टेबल बनाकर आएंगे, टेबल में लिखेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट आधे पेज के अंदर, और फिर आप चालू कर देंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले ही पेज से। बिकॉज आपको कई सारी बातें यहाँ पर लिखनी है, और जब कई सारी बातें लिखनी होती है तो हमारे पास अलग अलग जगह जाने का वक्त ही नहीं रहता, बिकॉज आपके पेजेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे। पेजेस ऑक्यूपाई हो गए तो आप आगे वाले आंसर्स को पेजेस नहीं दे पाएंगे, और अगर आगे आंसर्स को पेजेस नहीं दिए तो एग्जामिनर ये समझ लेगा कि इसको एक ही आंसर अच्छे से आता था, उसमें इसने 10 पेजेस डाल दिए, बाद में आगे उनको वो श्रिंक करता हुआ चले गए। तो ना तो यहाँ अच्छे मार्क्स मिले ना आगे अच्छे मार्क्स मिले। तो ये आपको अपने विवेक से पता लगाना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक्स्ट्रा लिखना है और कहाँ नहीं लिखना। इस क्वेश्चन में एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा जाने की नीड नहीं है। क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हम एक्स्ट्रा भी जाएंगे, वहां मैं आपको टेबल के थ्रू बताऊंगा। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, पढ़कर आ रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दूसरों के द्वारा काम करवाना ही क्या है, आपका मैनेजमेंट है।
अभी दो तरीके से होता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिव का मतलब ऑन टाइम, कि टाइम पे काम करके दे दिया। टाइम पे का मतलब मैनेजर को बोला गया कि आपको 100 शर्ट्स बना के देनी है 1 महीने के अंदर। अगर मैनेजर 1 महीने या उससे कम में उस शर्ट्स को बनाकर दे देता है तो मैनेजर क्या है आपका, इफेक्टिव है। सेकंड आपका एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब मिनिमम कॉस्ट। ये भी बोला गया कि 100 शर्ट्स बनानी तो है 1 महीने के अंदर, लेकिन 10,000 रुपए के अंदर बना के देनी है। अब उसने 1 महीने में बना दिया लेकिन 12,000 रुपए खर्च कर दिए, मतलब मैनेजर इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। अगर 10,000 के अंदर बना दिया लेकिन 1.5 महीना लगा दिया, मैनेजर एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। अगर 1 महीने के अंदर 9,000 रुपए के अंदर ही बना दिया जो कि 10,000 से कम है, मैनेजर इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। तो ये दोनों बातें आपको समझानी पड़ेगी। इफेक्टिव का मतलब ऑन टाइम, एफिशिएंट का मतलब मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत। याद करने का तरीका, इफेक्टिव में आ रहा है टाइम, टाइम की स्पेलिंग TIME, यहाँ पे हो रहा है TIVE। तो टाइम और टाइप कहीं ना कहीं सिमिलर हो रहा है, राइमिंग बैटरी है। तो जहाँ राइमिंग बैटरी है वो टाइम है, जो बच गया वो कॉस्ट है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये इसका आपका रहेगी डेफिनेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसमें ज़्यादा परेशान ना हो, बिकॉज मैं एक एक शब्द का अनुवाद करके यहाँ पे चलूंगा, और फिर भी डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर। फिर सेकंड हमने बात की थी कि एक डायग्राम जरूर होना चाहिए आपके आंसर्स के अंदर, बिकॉज विदाउट डायग्राम आपका आंसर अपीलिंग नहीं रहेगा, और डायग्राम नहीं हुआ तो आपकी कॉपी काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगी और एग्जामिनर को चेक करने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको कम से कम एक डायग्राम बनाकर आना है। जरूरी नहीं है कि इस तरह आप सर्कल्स बनाओ, आप बोलोगे सर कंपास थोड़ी लेकर जाएंगे, आप रेक्टेंगल बना दो, बट इस तरह का एक डायग्राम बन जाए वहां पे, जिससे कि लगे हाँ बच्चा पास होने नहीं आया, वो नंबर लेने आया है। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, सामने वाला 4 कदम बढ़कर आएगा, बट आप नहीं बढ़ोगे तो वो भी नहीं बढ़ेगा। और आप बढ़ गए कैसे पता पड़ेगा, जब आप टेबल बनाकर आ रहे हो, आप डायग्राम बनाकर आ रहे हो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा रहे हो। तो पहला प्रिंसिपल आपका है डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को बांट देना। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि फ्योल ने कहा कि काम को हमेशा बांट दो, कोई भी एक का आदमी को काम मत दो, काम को हमेशा बांट दो, और एक आदमी को हमेशा सेम ही काम दो। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में शादी है, तो हमें पता है कि लिफाफे लेने वाले वही फूफा जी है, और हर बार हम उन्हीं को बैठाते हैं। बाहर का सामान कौन लेके आएगी, हमारी मौसी लेकर आएगी, बिकॉज वो शॉपिंग करने में बहुत अच्छी है। डांस कौन संभालेगा, डांस हमारे कजिन संभाल लेंगे, वो अच्छे से कर लेंगे। तो क्या है कि वर्क ऑटोमेटिकली डिवाइडेड है, उन्हें डांस में अच्छा है, वो शॉपिंग में अच्छे हैं, वो लिफाफे लेने में अच्छे हैं। तो जिसको जो काम दे दिया वो उसी काम को करेगा। इससे क्या होगा, क्या आ जाएगा आपका, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। सबको वो काम करना अच्छे से आता था, तो सब उस काम को अच्छे से करेंगे, और ऑटोमेटिकली आपकी जो घर की शादी है वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाएगी। आपने क्या किया, काम किसी को बांटा ही नहीं, सारा काम आप खुद कर रहे हो। एक आदमी सारा काम कर नहीं सकता। या फिर आपने काम बांट दिया, बट जो लिफाफे में अच्छा था उसको शॉपिंग में डाल दिया, जो शॉपिंग में अच्छा था उसको लिफाफे में डाल दिया। तो आधे टाइम तो वो समझते समझते ही कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया मुझे करना क्या है। तो फ्योल ये कहता है कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, और उसी को वो काम दो जिसमें वो स्पेशलाइज हो, बिकॉज इससे क्या आ जाएगा आपके पास, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। मैनेज फ्योल कहता है कि एक मैनेजर को आप पावर भी दे और जिम्मेदारी भी दे, दोनों साथ साथ रहेंगे तभी काम होगा। अगर आपने मैनेजर को पावर दे दी लेकिन जिम्मेदारी नहीं दी, तो वो क्या करेगा, उस पावर का मिसयूज करेगा, वो लोगों पे गलत अत्याचार करेगा, हो सकता है गलत उनको बोले और उनका हेरेसमेंट करे। ऑन दी अदर हैंड, आपने जिम्मेदारी दे दी लेकिन पावर नहीं दी, तो उसके पास पावर जब नहीं रहेगी तो काम नहीं कर पाएगा, और फिर आपका काम भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया कि मान लीजिए आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, और मान लीजिए कि आप हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में, तो आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं और आपको बोल दिया गया कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आपको वहां पे खड़े रह के चेक करना है कि बच्चे कोई ना कोई गलती ना करें, बच्चे चीटिंग ना करें। आपको अथॉरिटी दे दी गई कि अगर कोई चीटिंग करे पेपर छीन लो, लेकिन जिम्मेदारी क्या है, टेस्ट बिल्कुल अच्छे से करवाना है। अब अगर किसी बच्चे ने चीटिंग करी, आप उसका पेपर छीन लो, तो आप काम अच्छे से करवा पाए, बिकॉज आपके पास ऑथोरिटी भी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। अगर ये बोला जाता कि अगर कोई चीटिंग करे आप पेपर नहीं छीन सकते, आपको बच्चे को डांटना नहीं है, लेकिन टेस्ट अच्छे से करवाना है। अब कोई चीटिंग करेगा तो उनको पता है कि इसके पास पावर ही नहीं है, वो चीटिंग कर रहे हैं बैठे बैठे, आप काम अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से, अपने एम्प्लॉय से काम अच्छे से करवा देगा। ये था दूसरा सिद्धांत जिसे हम कहते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब जो भी
संस्था की रूल्स रेगुलेशन से उनका पालन करना ही डिसिप्लिन कहलाया जाता है कि डिसिप्लिन में रहे। स्कूल में आप जाते हैं 8 बजे से पहले आपको स्कूल जाना होता है, शूज आपके पॉलिश्ड होने चाहिए, बाल आपके कटे हुए होने चाहिए, नेल्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में होने चाहिए। ये सबको हमने क्या कहा, डिसिप्लिन कहा। अगर आप संस्था का डिसिप्लिन मानेंगे तो संस्था के लिए अच्छा रहेगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर आपने डिसिप्लिन को नहीं माना तो आप पे पेनल्टीज लगेगी, पनिशमेंट लगेगी, पनिशमेंट से आपका मन निराश होगा और आप वहां पे काम नहीं करना चाहेंगे। तो फ्योल ने कहा कि जो भी संस्था के प्रिंसिपल्स हैं, जो भी संस्था के डायरेक्टिव्स है, उनको आप अच्छे से मानिए ताकि डिसिप्लिन से काम चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में रूल है कि सभी एम्प्लॉयज को सुबह 8 बजे रिपोर्ट कर देना है। अब कभी आप 8:15 पे आ रहे हो, कभी आप 8:30 आ रहे हो, कोई दिन आ ही नहीं रहे, कोई दिन 9 बजे आ रहे हो, तो क्या करा एचआर मैनेजर ने, सीधा आपकी तनख्वाह काट दी। अब तनख्वाह काटने से आपको मन में बुरा लगेगा, आप संस्था के लिए खराब इमेज बनाओगे और आना बंद कर दोगे। तो फ्योल ने क्या कहा कि अगर आप समय से आए होते तो आपकी तनख्वाह नहीं कटी होती, तनख्वाह नहीं कटी होती तो आपके मन में कुछ खराब बात नहीं आती, और खराब बात नहीं आती तो आप काम को करते रहते। तो अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो संस्था के साथ और आपका नेचर दोनों सही से चलता रहेगा। ये था आपका तीसरा प्रिंसिपल। चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक काम को एक ही पर्सन करे, या फिर एक पर्सन पे एक ही बॉस हो। ये नहीं कि एक आदमी को 2 लोगों ने काम दे दिया, वो बंदा किसी का भी काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे फंक्शन था, आपको आपके पिताजी ने कह दिया कि जितने भी कूलर वगैरह है घर में भर के रख देना, आज गेस्ट आएंगे। आपकी मदर ने कह दिया जाओ बाजार से जाके सब्जियां ले आओ। अब आप क्या बोलोगे? आप मम्मी को बोलेंगे पापा का काम है, नहीं मैं पहले मेरा काम कर। पापा को बोलने लगे मम्मी का काम है, पापा बोले पहले मेरा काम कर। अब आप कूलर भरोगे कि सब्जी लाओगे? आप कूलर भरने लगे, मम्मी बोला मेरी सब्जी लेकर आ। सब्जी लेने गए, पापा ने बोला कूलर भर, उतनी देर में गेस्ट आ गए। तो आप एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाए। तो कमांड में क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। एक इंसान के ऊपर एक ही बॉस हो तभी काम हो पाएगा। अगर 2 जनों से अलग अलग डायरेक्शन आ रहे हैं तो आप दोनों का ही काम नहीं कर पाएंगे। तो फ्योल ने यही कहा कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस हो। एक से ज्यादा बॉस होंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा, पजल्ड हो जाएगा और वो किसी का भी काम नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका यूनिटी ऑफ कमांड। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी डायरेक्शन ये कहता है कि अगर एक बिजनेस के अंदर 2 या 3 डिपार्टमेंट्स हैं तो सबका सेम गोल हो, अलग अलग गोल ना हो। फॉर एग्जांपल, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में ज्वेलरी का सेगमेंट भी है, व्हीकल्स का सेगमेंट भी है, स्टील का सेगमेंट भी है। तो तीनों जो डायरेक्शन है, तीनों डिपार्टमेंट है, तीनों का एक ही डायरेक्शन हो, तीनों एक जगह काम करेगी, तीनों का एम क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तभी काम हो पाएगा। एक बात कर रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, एक बात कर रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, वहां काम नहीं हो पाएगा। आपके डायरेक्शन के अंदर, आपके गोल के अंदर, आपके विजन के अंदर भी क्या होनी चाहिए? एक यूनिटी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ये था आपका छठा प्रिंसिपल। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तरह के हित होते हैं, एक तो आपका स्वयं का हित, एक संस्था का हित। नो डाउट अगर आपने किसी संस्था को ज्वाइन किया है तो आप खुद का भी सोचोगे ही, खुद की पर्सनल ग्रोथ भी सोचोगे। बट फ्योली कहता है कि पर्सनल ग्रोथ हमेशा संस्था की ग्रोथ से नीचे होनी चाहिए। जिस दिन आपने अपने आप को ऊपर रख लिया, आपकी संस्था डूबने लगेगी, और संस्था ही नहीं रहेगी तो आप पैसे कैसे कमाओगे? तो इसलिए क्या होना चाहिए? संस्था का हित हमेशा स्वयं के हित से ऊपर रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि छोटी सी पार्टी थी बिजनेस के अंदर, आपके फॉर्म के अंदर, उसके अंदर कुछ ड्रिंक्स लेकर आने थे। तो आपको बोल दिया गया कि ड्रिंक्स का ऑर्डर आप लेकर आओ जहां से सबसे सस्ता ड्रिंक मिले। आपने 4 जगह पता किया, एक जगह मिल रही थी 10,000 के, एक जगह मिल रही थी 9 के, एक जगह 8,000 के और चौथी जगह 7,000 के। आइडियली आप कहां से लेकर आने चाहिए थे? आपको ड्रिंक वहां से लेके आने चाहिए थे जहां पे 7,000 का मिल रहा है। बट जो इंसान ड्रिंक 9,000 का दे रहा था वो आपका रिश्तेदार था। उसने क्या बात कर ली कि 9,000 के ले जा मेरे से, 7,000 दिखा देना, 2,000 खुद की जेब में डाल देना। तो आपने क्या सोचा? मैं भी तो प्रॉफिट कमाऊं। तो जिस दिन आपने ये सोच लिया, आपने खुद के हित को संस्था के हित से ऊपर रख दिया, उस दिन आपकी संस्था डाउनफॉल में जाने लगेगी। बिकॉज संस्था को पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, उधर ज्यादा देंगे तो आपको कम कटौती करेंगे, आपके लिए कम होंगे और आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्योल ये कहते हैं कि हमेशा आपको संस्था का हित को ऊपर रखना चाहिए और खुद के हित को नीचे रखना चाहिए। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, पगार, तनख्वाह। तो फ्योल ऐसा नहीं था कि फ्योल ने हमेशा मैनेजर्स के लिए ही बात करी। इस पॉइंट में फ्योल बात कर रहे हैं अपने कर्मचारियों के लिए।
फ्योल ये कहते हैं कि कर्मचारियों को कम से कम इतनी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए, इतनी पगार तो मिलनी चाहिए कि वो अपने रोजमर्रा के जीवन को आराम से व्यतीत कर सके, उनका रोटी कपड़े मकान की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो जाए। उसे उन्होंने क्या कहा, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बट साथ में एक फिल्टर ये भी उन्होंने लगा दिया कि उतनी तनख्वाह आपके कंपनी के भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उतनी तनख्वाह दे दे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानिए कि आप एक बिजनेसमैन के बेटे थे, आपके जो पिताजी थे बिजनेसमैन, वो कंगाल हो गए, बैंकरप्ट हो गए, इसलिए आपने सोचा कि अब मैं जॉब करता हूँ। तो भैया आप तो बिजनेसमैन के पुत्र थे, आपकी लेविश लाइफस्टाइल थी, आप बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत आप चलते ही गाड़ी में थे और मिनरल वाटर पिया करते थे, तो आपको उसके हिसाब से सैलरी कितनी मिलनी चाहिए थी, 1 लाख रुपए मिलनी चाहिए थी कि आपका काम हो सके। तो यहाँ पे क्या बोला कि संस्था की भी पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपको इतना पैसा दे दे। तो दोनों बात देखनी है, पहला तो क्या, कर्मचारियों को इतना मिले कि वो अपना जीवन यापन कर सके, दूसरा वो चीज संस्था की कैपेसिटी में भी हो। अगर संस्था उतना दे ही नहीं सकती है तो आप फिर संस्था के ऊपर इस पे डाउट भी नहीं उठा सकते, सवाल भी नहीं उठा सकते। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब केंद्रीयकरण और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब सारे डिसीजंस, सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही लें, सिर्फ हर चीज के लिए आपको प्रिंसिपल को देखना पड़े, हर चीज के लिए आपको सीईओ को देखना पड़े, मतलब कि कर्मचारी को छुट्टी भी चाहिए छोटी सी, तो वो कहाँ जा रहा है, मैनेजर की केबिन में जा रहा है, बॉस की केबिन में जा रहा है, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन या फिर विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं कि जब ये पावर आपने नीचे तक बांट दी गई कि छुट्टी चाहिए तो आप अपने बॉस से छुट्टी ले लो, आपको सेठ तक आने की जरूरत नहीं। तो कुछ संस्थाएं रखती है सेंट्रलाइजेशन मतलब कि केंद्रीयकरण, कुछ रखती है विकेंद्रीकरण। फ्योल ये कहते हैं कि किसी भी फर्म को एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए कि या तो पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड ही है या पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड ही है। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको कर दो केंद्रीकरण कि बॉस ही लेगा, भाई सेठ ही लेगा, बिकॉज फर्म के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और जो थोड़े नॉन इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि जो इतने जरूरी नहीं है कि किसी को छुट्टी देनी है, किसी को लेट आना है तो उसके लिए हाफ डे दे दिया जाए, छोटे मोटे डिसीजन को आप डिसेंट्रलाइज कर दो। तो फ्योल ने कहा कि बैलेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन टॉप लेवल को दे दो, नॉन इंपॉर्टेंट डिसीजन आप बॉटम लेवल पे दे दो। ये था आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल। फिर आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब एक अथॉरिटी, आपको संस्था के अंदर एक अथॉरिटी फॉलो करनी पड़ती है। संस्था कोई बनिए की दुकान नहीं है जहां पे आपने फटाफट बॉस के पास पहुंच गए। इसका सिंपल सा एग्जांपल यही है, मानिए कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके बीएसटी का टीचर का आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप शिकायत किसको करेंगे? कि आप सीधा प्रिंसिपल के पास चल जाएंगे शिकायत करने? नहीं, सबसे पहले आप शिकायत करेंगे खुद के टीचर से, बीएसटी के टीचर से, कि सर हमको आपका पढ़ाया समझ नहीं आ रहा, प्लीज अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करें। अच्छा, अगर उससे भी बात नहीं बनी तो कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे अपने क्लास टीचर के पास, जो भी आपकी क्लास टीचर है, कि मैम हमें सर का पढ़ाया है, मैम का पढ़ाया समझ नहीं आ रहा, काइंडली चेंज द टीचर, हमें टीचर चेंज करवाइए। क्लास टीचर से भी बात नहीं बनी तो आप कहाँ जाएंगे? अपने एचओडी के पास जाएंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी कॉमर्स का एचओडी रहेगा, कि मैम हमें बीएसटी वाले सर का समझ नहीं आ रहा, हमने सर को भी बोला, हमने क्लास टीचर को भी बोला, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर एचओडी के पास जाकर भी दाल ना गली तो आप अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल के पास जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास गए होते तो प्रिंसिपल ने क्या बोला होता कि भैया पहले अपने टीचर से तो बात करो, डायरेक्ट आप मेरे पास कैसे आ गए? तो फ्योल ने यही समझाया कि एक संस्था के अंदर, एक बिजनेस के अंदर हर चीज एक पैटर्न से होती है, आपको लेवल वाइज लेवल चढ़ना पड़ता है, डायरेक्ट आप टॉप लेवल पे नहीं जा सकते। अगर हर कोई टॉप लेवल पे जाने लग गया तो सेठ आप लोगों के लिए काफी अप्रोचेबल हो जाएगा, सब वहां तक पहुंच जाएंगे, और जो बॉस है वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन को छोड़ के इन्हीं छोटे मोटे कामों में लगा रहेगा। तो इसलिए फ्योल कहते हैं स्केलर चेन, कि हमेशा एक लेवल से आइए। देखिए यहाँ पर ई पहले डी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा, फिर बी के पास जाएगा और अल्टीमेटली ए के पास जाएगा। ई डायरेक्ट ए के पास गया तो इस प्रिंसिपल का वायलेशन है। फ्योल ने बोला स्केलर चेन शुड बी फॉलोड इन लॉ एंड स्पिरिट। नेक्स्ट आगे पास है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि हर चीज अपनी सेम जगह पर रहे। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपको बैंक में जाना है, आप बैंक में गए कैश निकलवाने, आपको पता है कि दूसरे नंबर की खिड़की पे कैशियर बैठता है। एक दिन आप गए, कैशियर था 2 नंबर की खिड़की पे, अगले दिन बैठा दिया 4 नंबर खिड़की पे, फिर 6 नंबर खिड़की बैठा दिया, और फिर बैंक में दूसरे गेट पे उसको बैठाने लग गए। तो आप क्या बोलोगे कि यार बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी कोई जगह फिक्स नहीं है, हर बार मुझे पहले तो उसको जगह ढूंढना पड़ता है और फिर लाइन में लगना पड़ता है। तो ये चीज फ्योल ने नोटिस करी
कि अगर हम बार बार किसी का स्थान बदलते हैं तो कंपनी को भी दिक्कत होती है और लोगों को भी दिक्कत होती है। तो फ्योल ये कहते हैं कि हर इंसान की एक फिक्स प्लेस हो और वो वहीं पाया जाए, तभी आपका काम अच्छे से होगा। अगर आपको नोटरी करवानी है, आप कहाँ जाएंगे? आप जेडीए जाओगे। अगर आप पढ़ने जाना है तो कहाँ जाओगे? आपके कॉलेज में जाओगे जहाँ उसकी जगह है। अगर आपको इलाज करवाने जाना है तो कहाँ जाओगे? एसएमएस में जाओगे। अब आज एसएमएस है कहीं और, कल आ जाए मालवीय नगर, फिर आ जाए टोंक रोड, तो आपको कितनी दिक्कतें होगी। तो फ्योल ने यही कहा कि हर चीज का एक स्थान होना चाहिए और वो चीज उसी स्थान पर मिले, तभी उस चीज के मतलब है। अगर वो चीज हमेशा अलग अलग जगह पर है तो आप उसको ढूंढने में टाइम लगा दो। आपके टीचर क्लास में आ रहे हैं, वो आके 10 मिनट तो मार्कर ही ढूंढने की मार्कर का है, फिर पता पड़ा मार्कर कहीं और पड़ा है। ऑन दी अदर हैंड मार्कर हमेशा आपके इस टेबल पे ही पड़ा रहता है, आके फटाफट पढ़ाना चालू कर देंगे। तो ऑर्डर का मतलब हर चीज की अपनी एक जगह हो। नेक्स्ट इक्विटी। इक्विटी का मतलब समानता, समानता का अधिकार। किसी भी दो एम्प्लॉयज के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। दो एम्प्लॉयज का मतलब यहाँ पर सेम लेवल के एम्प्लॉयज। ये नहीं कि आप ये बोलो कि सर मैं तो चौकीदार हूँ, मेरी 10,000 रुपए की तनख्वाह है, बॉस की 50,000 रुपए की तनख्वाह है। भैया उसके पास क्वालिफिकेशन है, तब तो तनख्वाह ज्यादा होगी ही। दो इंसान जो कि सेम लेवल पे हो, उनकी तनख्वाह, उनका लिंग, उनका कलर, इन सब के ऊपर कभी भी उनमें कैसा भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स। ये बताया था कि इन्होंने, फ्योल ने बताया। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये कहते हैं कि आपको इंसान को समय देना चाहिए खुद को प्रूव करने का। ये नहीं कि एक नई ज्वाइनिंग हुई, दूसरे दिन उन्होंने कुछ काम किया जो कि गलत हो गया और आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। नहीं, इस तरह काम नहीं होगा। नया इंसान है, काम करेगा तभी तो सीखेगा, करेगा तभी गलतियां होगी। हर इंसान को टाइम दिया जाए अपने आप को प्रूव करने का। 1 साल देके तो देखो, 6 महीने देके तो देखो, क्या पता आगे अच्छा काम करने लग जाए। तो फ्योल कहते हैं कि आप थोड़ी स्टेबिलिटी रखिए। अगर आप हर थोड़े दिन में निकालते रहोगे तो क्या होगा? नया इंसान आएगा, नए इंसान को हायर करने की अलग कॉस्ट होती है, उसको फिर आपको संस्था के एनवायरनमेंट में ढलवाओ और काफी चीजें काम में होती है। तो इसलिए नेक्स्ट आपके रहता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। आपको यहाँ पे बात करेंगे कि एम्प्लॉयज को स्टेबल रखिए, हर थोड़े दिन में निकालिए मत। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या कहता है कि हमेशा आपको वर्कर्स को भी इनिशिएटिव देना चाहिए कोई चीज को करने का। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, कि ये नहीं कि बॉस ने बस सीधा अपना निर्णय दिया और लोगों तक पहुंचा दिया। होना ये चाहिए कि बॉस पहले वर्कर से पूछे कि भैया दिवाली आ रही है, आपको क्या लगता है इस बार हमारे कपड़ों की डिमांड है कि नहीं है, आप लोग बताइए। वर्कर्स बोलेगा सर इस बार डिमांड है, बिकॉज कोरोना खत्म हुआ है, लोगों में अच्छा खासा उत्साह है और अच्छे से शॉपिंग करेंगे, इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। अब बॉस को भी प्रोडक्शन बढ़ाना ही था, वो उसी लिए आया था, बट उसने वर्कर से पूछ के क्या बता दिया कि देखो वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा सुझाव है, हमने इस तरह तो सोचा ही नहीं था, इनके लिए तालियां बजाइए और इस बार प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, जो वर्कर है वो मोटिवेट होगा कि हाँ मेरी बात की इस संस्था में कुछ वैल्यू है। उसको देख के बाकियों को क्या लगेगा कि हमको भी बताना चाहिए अपना डिसीजन, जिससे क्या होगा हमारी भी तारीफ हो। तो इसके दो फायदे हैं, पहला लोगों को लगेगा कि संस्था हमारी है, और दूसरा संस्था को नए नए आइडियाज मिलेंगे। भैया 50 लोग बैठे हैं, 50 लोगों ने 50 आइडियाज दी है, जरूरी नहीं कि 50 आइडिया एक बॉस के माइंड में आए, कुछ दो आइडिया डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, बिजनेस को भी बेनिफिट होगा और आपकी कॉस्ट को भी फायदा मिलेगा। लास्ट, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये कहते हैं कि एकता में अनेकता, कि कभी भी एक अच्छा मैनेजर ये नहीं बोलेगा कि आई विल डू इट, वो बोलेगा वी विल डू इट। जैसे कि सबसे अच्छे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, आप देखते हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद खुद पीछे सबको आगे, ट्रॉफी किसको दे दी? यंगस्टर्स को दे दी। तो हमेशा एक मैनेजर के अंदर टीम स्पिरिट होनी चाहिए, जहां वो हमेशा बाकी लोगों को अप्रिशिएट करे, ये नहीं कि सारा क्रेडिट हमेशा खुद ले जाए। ये कहा इन्होंने कि मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, कि मैं को छोड़ के जिस दिन एक मैनेजर हम पर आ गया, उसकी टीम भी उनके लिए लॉयल रहेगी और उनके लिए अच्छे से काम करने वाली। ये था आपका एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये आपके 14 प्रिंसिपल थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा लिख कर आना है। आधा आधा पेज भी लिखेंगे तो आपको 7 पेजेस चाहिए। तो कहने की बात यह कि आप हाफ पेज भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आपको एक पेज के अंदर 3 प्रिंसिपल्स को लिख के आना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप स्पेस को ऑनर कर पाओगे। इसलिए इस क्वेश्चन में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, इतना भी आप लिख कर आते हैं तो आपको काम बन जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप लोगों के पास कोचिंग का नंबर है, वहां पर मुझसे जरूर फोन करिए और कोई भी डाउट तो जरूर पूछिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को किसी लैंग्वेज में दिक्कत है वो भी कृपया करके जरूर पूछ लीजिए और साथ साथ पढ़ना चालू कर दीजिए, बिकॉज अब टाइम आ चुका है कि आप थ्योरी को भी उठाओ।
क्योंकि यहाँ आप टैक्स पढ़ रहे हो, कॉस्ट पढ़ रहे हो, इतना इतना पढ़ के भी अगर थ्योरी के कारण डूबते हो तो काफी डिसहर्टनिंग होता है। तो वो चीज को अवॉइड करने से बचें, उस चीज को अवॉइड करें और साथ साथ पढ़ना चालू करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक और क्वेश्चन को लेकर आएंगे कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू।